हेलो नमस्कार। आज है 27 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि ये रहा। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, जिनका फोटो ये रहा, का कार्यकाल कितने वर्ष, वंश नहीं है ये, वर्ष है, कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया, कितने वर्ष बढ़ाया गया है। देखो आपको पता है ना कि एक पहली बात तो ये रट लो कि 1 साल इन्हें कार्यकाल बढ़ाया गया है। नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी और 2000, सबको पता है 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। किसका स्थान लिया था इसने? योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है, योजना आयोग जिसकी स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई थी। और योजना आयोग भारत के लिए योजना बनाता था जिन्हें हम नाम से जानते हैं पंचवर्षीय योजना। अभी तक टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है? टोटल 12 पंचवर्षीय योजना आई है। जैसे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में बनी थी। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक ये योजना लागू थी। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक थी। और फिर केंद्र सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और भारत में पंचवर्षीय योजना का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, सभी को पता है। अध्यक्ष जो होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, जैसे कि योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर होते थे। इसके अलावा एक यहां पर पद होता है जिसको हम बोलते हैं उपाध्यक्ष। और एक पद और होता है जिसको हम बोलते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, तो अब आपसे मैं सवाल पूछूं। देखो ये तो आप क्लियर इसको निपटा दोगे आप। ठीक है, सभी को मैं ही बता देता हूं कहां आपसे मेहनत कराऊंगा। सुमन बेरी जो है वो उपाध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग के। एंड BVR सुब्रमण्यम जो हैं ये CEO है नीति आयोग के। एंड नरेंद्र मोदी जो हैं वो नीति आयोग के क्या हैं? और ये है प्राइम मिनिस्टर जो है, अध्यक्ष हैं। नीति आयोग भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो अब भारत के लिए 7 वर्ष, 15 वर्ष ऐसे दीर्घकालिक योजनाएं भारत के लिए तैयार करता है, अलग अलग प्रकार के इंडेक्स जारी करता है। तो नीति आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है भारत के लिए वर्तमान में। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? और देखो हाइपर लूप जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि एक प्रकार की ये बहुत तेजी से चलने वाला एक सिस्टम है हाइपर लूप, जिसमें एक बहुत तेज गति प्राप्त की जा सकती है। एक लूप होता है, लूप मतलब हम यूं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की टनल जैसा सिस्टम होता है इसमें, जिसके अंदर कैप्सूल नुमा आकृति की एक संरचना होती है जिसमें आप ट्रेवलिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और IIT मद्रास इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एक प्रकार की हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है IIT मद्रास ने। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में CAG ने ऑडिट कौशल और सतत ऑडिट प्रथाओं को बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? कुल मिला के CAG करता है क्या? देखो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। CAG जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 150, सॉरी शक्तिमान, सॉरी ये गलत कैसे बोल दिया। अनुच्छेद नंबर 148 से लेके 151 तक जो कुछ भी लिखा है वो CAG के बारे में लिखा है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल, अनुच्छेद नंबर 148, पता है इसमें क्या होता है? इसमें होता है CAG की नियुक्ति। अब ये जो CAG होता है, देखो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये मतलब एक प्रकार का चौकीदार होता है, सरकारी धन की रक्षा करता है, तो इसे सरकारी खजाने का गार्ड के रूप में भी बोलते हैं कुछ लोग। कुल मिला के हम यूँ कहें कि जो देखो हमारे यहाँ पर एक सिस्टम चलता है कि एक सरकार भारत की संचित निधि से क्या होता है, पैसा हर चीज़ में जाता है। अब कौन सा पैसा सही जगह पर लगा है या नहीं लगा है, इन सब को देखता है कौन? CAG सब देखता है, ऑडिट करता है, पैसों का ऑडिट करता है, सरकारी अकाउंट्स को ऑडिट करता है। याद रखिएगा इस बात को। और मैं यूं कहूं कि अनुच्छेद नंबर 149 में जो हैं वो CAG के कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य कैसे होते हैं कि इसको जो भी काम दिए जाते हैं वो काम ये अच्छे से करें। जैसे कि ये केंद्र सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, राज्य सरकार के अकाउंट को भी ऑडिट कर सकता है। अनुच्छेद
50 के तहत इसे कुछ काम 150 में ये बताया गया है कि सम परीक्षा लेख कर सकता है, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी ये लेखा वगैरह लेखा जोखा रखता है। और देखो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। तो ये पहला तो सीएजी की नियुक्ति आर्टिकल 148 के तहत कौन करता है, तो बाय प्रेसिडेंट। याद रखिएगा प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं, और जिन पोस्ट के बारे में संविधान में लिखा होता है उन सब पोस्ट को संवैधानिक पोस्ट कहते हैं। ये बात हमें बचपन से मालूम है। अनुच्छेद नंबर 151 बहुत प्यारा सा है। सीएजी एक ऑडिट करेगा, ऑडिट करने के बाद सीएजी क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है, और वो रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, राष्ट्रपति को वो रिपोर्ट सबमिट की जाती है। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट का क्या करते हैं, तो बोले से घर पे ले जाते हैं, और जो अपना खाना बनाते हैं ना, तो सबसे नीचे पेपर के रूप में उसको रख देते हैं। ऐसा नहीं भाई साहब, है ना, क्या करते हैं, वो संसद के सामने पटल पर रखते हैं, और फिर उस रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होता है। तो आईआईटी मद्रास के साथ 2 सवाल हो गए आईआईटी मद्रास वाले, है ना। तो आईआईटी मद्रास के साथ हमारे सीएजी ने क्या किया है, एक समझौता किया है, जिसके साथ ऑडिट कौशल और सतत ऑडिट प्रथाओं को बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि ऑडिट में कुछ थोड़ा सा फास्ट काम हो जाए, इस सब चीजों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन कहां किया गया है, और इसका सही जवाब है नई दिल्ली। ठीक है, सामाजिक न्याय के ऊपर सोशल जस्टिस ग्लोबल कोalition ऑफ फॉर सोशल जस्टिस, एंड ये ESIC जो था उसका फाउंडेशन ईयर मनाया गया है, और उसी के उपलक्ष्य में भी ये पूरा आयोजन हुआ था। 24 से 25 फरवरी के बीच में नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर देने वाली कंपनी कौन सी है? सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर, आपको पता है कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में बेसिक अंतर ये होता है, यहां पर स्वयं के द्वारा जैसे कि मान लो मैं बताऊं इनकम टैक्स में सरकार को पे करता हूं तो वो डायरेक्ट टैक्स आएगा। बट मैंने कोई सा गुड्स एंड सर्विस खरीदा, जैसे कि मानो मैंने चिप्स का पैकेट खरीदा और उसके ऊपर एक 0.45 क्या था टैक्स था, और वो टैक्स मैंने नहीं दिया। मैंने चिप्स खरीदा 5 रुपए का और 5 रुपए में इतना टैक्स जुड़ा हुआ था, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है, जो जनता द्वारा सीधा नहीं दिया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री पहले नंबर पर है। भारत में सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स पे करने वाली कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पर TCS है, तीसरे नंबर पर वेदांता है, और चौथे नंबर पर है कौन सा? HDFC बैंक। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री ने 2024 में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है भारत सरकार को। कौन सा कर की बात कर रहा हूं मैं? प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा हूं। चलिए आज का 5वां सवाल देखते हैं। हाल ही में एडवांटेज असम 2.0 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट समिट थी जो कि असम में आयोजित की गई है, और इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, आपको पता है भोपाल में भी एक GIS ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, है ना, और इसका भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने ही किया था, ये बात याद कीजिएगा। चलिए इसी बात पर कमेंट करके बताइएगा मेरे को, और कमेंट करके बताना ही है असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? असम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। चलिए आज का 7वां सवाल। हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी द्वारा सिडनी क्लासिक 2025 जीता गया है? ये एक प्रकार का टूर्नामेंट था, और जो शख्स आप देख रहे हो ये है सौरव घोषाल, है ना। ये एक प्रकार का स्क्वैश खिलाड़ी होते हैं, स्क्वैश होता है, ठीक है। और क्या जवाब लिखूं यहां पर? मैं ये लिख दिया मैंने। सौरव घोषाल जो थे वो क्या है मालूम तुमको? वो सिडनी क्लासिक 2025 के विनर है। यहां पर जितने भी खिलाड़ी लिखे हैं ना, कभी ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में कि इनका संबंध किस खेल से है, अनंत सिंह, तन्वी खन्ना, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक, इन सभी का संबंध जो है स्क्वैश से है। ये सारे के सारे स्क्वैश के खिलाड़ी होते हैं। हाल ही में एक आयोजन हुआ है सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया है, और सवाल यह है कि यह आयोजन कहां हुआ, कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल के तट पर यह एक प्रकार का आयोजन हुआ है। ये युद्ध अभ्यास है सागर कवच। आज का 9वां सवाल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चित जागरोश पर्वत की लोकेशन देखिए आप, है ना। तो इसका सही जवाब तो चलो मैं पहले देख लेते हैं, यहां पर देखते हैं। ये पूरा का पूरा जागरोश पर्वत होता है, जो आप देख रहे हो ना, ये यहां से यहां तक ये पूरा जागरोश पर्वत होता है। और आपको पल्ले तो पड़ गया होगा थोड़ा बहुत कि मैं क्या पूछना चाहता हूं कि जागरोश पर्वत जो है किस देश में है? एंड राइट आंसर इज ईरान में है। ईरान के साइड में इधर इराक होता है, पता है आपको, ठीक है। ये जागरोश पर्वत होता है। बहुत प्यारा सा सवाल है, और थोड़ा सा लोकेशन देख लीजिएगा यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, लेकिन आप इधर देखोगे तो इधर ये पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ का मतलब क्या होता है? खाड़ी, पारस, है ना। पर्शियन गल्फ है, इधर ये कुवैत है, इधर पता है आपको, ठीक है। पर्शियन गल्फ होती है। और मुझे एक अच्छा सा सवाल नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मिल जा। ये थोड़ा मैप में इधर आ गया है। मैं यहाँ पर क्या ढूंढ रहा था? मैं एक झील ढूंढ रहा था,
और पता वो झील कौन सी है? रामसर कन्वेंशन जहाँ पर हुई थी, रामसर झील नहीं मिलेगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि आपको पता 1971 में ईरान में ही रामसर कन्वेंशन हुई थी जो कि रामसर झील के पास में हुई थी, बट मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही है, मैप में वो दिख नहीं रही है। कहीं दिख रही है क्या आपको? ये तो कौन सी झील है ये? बाखेटेगन झील है ये तो। ना जी ना जी, नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, चली गई होगी कहीं ना कहीं पर, आ जाएगी कल तक। चलो ठीक है, तो जागरोश पर्वत कहाँ है? ईरान में है। तो सीधा सा जवाब था, आंसर भी सीधा सही था ना भाई साहब, क्वेश्चन सीधा सीधा तो आंसर भी सीधा सीधा। 10वां सवाल देख लो, बहुत प्यारा सा। आप पता एनजीओ क्या होते हैं? एनजीओ होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, GOV गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एनजीओ, है ना, जिसमें सरकार वगैरह कुछ हेल्प नहीं करती है, ये स्वयं से ही संगठन होते हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं। तो एनजीओ तो पता है ना, एनजीओ अलग अलग प्रकार के एनजीओ होते हैं जो लोगों की सेवा करते हैं, कोई खाना बांटता है, तो कोई कपड़े बांटता है, तो कोई पेड़ पौधे लगाता है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आजकल एनजीओ काम करते हैं। और विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? कि भाई इसका क्या होता है कि उनको थैंक यू बोलो। इन सो मैनी वेज एनजीओ हेल्प पुअर पीपल एंड वी ऑल टेक प्राइड इन देयर वर्क। हम सबको उनके जो वर्क है उस पर गर्व है, और इसीलिए उनको थैंक यू बोलने के लिए हम वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं हर साल 27 फरवरी को। ठीक है, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।